Good morning, everybody, brother and sister and their parents. मैं सबसे पहले आज आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला जो लेक्चर हम लोग का समाप्त हुआ था, जो एंड हुआ था, वो न्यूमेरिकल के साथ हुआ था। उसमें ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आपको बनाने के लिए और आप बना भी रहे होंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर हम डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा बात कहना चाहते हैं, माइंड में आ गया है। पहले जब वीडियो नहीं बना रहे थे तो मुझे डर कम लगता था, और अब जो वीडियो बना रहे हैं तो डर मुझे ज़्यादा लगता है। अब कहेंगे सो कैसे सर? देखिए, पहले बच्चा लोग आप केवल हमें डायरेक्टली पहचान पा रहे थे तो मुझे बाजार निकलने में थोड़ा ज़्यादा डर नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात का हो रहा है कि आदरणीय पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। तो बाजार में भाई हम तो उनको पहचान नहीं रहे हैं, हम अपने किसी भी रोल में जा रहे हैं, किसी मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे सारे एक्टिविटी देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन खुशी इस बात को है कि आपकी सेवा में कर पा रहा हूँ वीडियो के लेक्चर माध्यम से, और आगे भी हम सेवा करेंगे, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए अपना एक छोटा सा बात मन का रख दिए, आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही सुंदर और लाजवाब टॉपिक। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हमें एक छोटा सा टर्म सीखना है। उस छोटा सा टर्म का नाम है एरिया वेक्टर। प्रश्न उठता है, क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दुनिया में आप जाना चाहते हैं तो क्या वजह है एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ेगा? भाइयों बहनों, जब तक हम एरिया वेक्टर की कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट ना समझ पाएंगे, और जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट ना समझ पाएंगे तब तक हम गॉस का कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे, और जब तक हम गॉस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम डिफरेंट चार्जेस के कारण, कंटिन्यूअस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कैसे आप छत पर चढ़ते हो तो पहला स्टेप पर आप आते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आते हैं, एंड सो ऑन, आप रूफ पे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कनेक्टेड है। तो चलिए अब आपको हम लेके चलना चाहते हैं एरिया वेक्टर की ओर। प्रश्न उठता है, क्या एरिया वेक्टर है? सुन के आपको बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि अरे एरिया तो स्केलर है, वेक्टर कैसे हो गया? इस चैप्टर की यही विशेषता है, यही क्वालिटी है। फ्लक्स की स्टडी करने के लिए हमें एरिया को वेक्टर एज्यूम करना पड़ रहा है। फॉर बेटर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी एज्यूम एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कैसे वो देखिए। चलिए यहां पर एक हम सरफेस ले लेते हैं, इसकी टोटल एरिया S है। क्या हम इस S को एरिया वेक्टर बोल देंगे? ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, देखता हूं क्या होता है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट कटिंग कर रहे हैं जी। तो अगर इस पूरे का एरिया S है तो अगर उसके अंदर एक एलिमेंट्री एरिया हम कटिंग करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट हम कटिंग करेंगे, तो नेचुरली उसकी एरिया कम होगी। उस एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे ds से। ds मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द S, और इसी को हम ट्रीट करेंगे एज ए एरिया वेक्टर। लेकिन आप कहिएगा सर, जब उसको एरिया वेक्टर हम ट्रीट करेंगे तो वेक्टर के पास तो डायरेक्शन होता है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? जी हाँ, यही मेन पॉइंट समझना है।
अगर हम इसको एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे उस एरिया को, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा और हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जिस सरफेस पर आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप एलिमेंट्री एरिया कटिंग किए हैं, और अगर उसको एरिया वेक्टर मान रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के होगा परपेंडिकुलर। अगर इसको दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ds से। वेक्टर ds इक्वल टू, क्या हम ds लिख सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। यह वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर है। ds बता रहा वेक्टर ds की मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है ना, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए इसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n कैप। तो वेक्टर ds इक्वल टू हो जाएगा ds n कैप। n कैप इज द यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो कहिएगा इसका भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है और इसका भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। व्हाट मीन्स दिस? वेक्टर ds का डायरेक्शन जिधर होगा, n का डायरेक्शन उधर ही होगा, इसलिए n कैप को इधर दिखा दीजिए। आप एरिया वेक्टर के कंसेप्ट समझ रहे हैं, यह स्टार्ट है, देखते रहेंगे आप। अब जरा हम इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। जैसे यहां पे हम XYZ प्लेन बना रहे हैं, हम एरिया वेक्टर को समझना चाह रहे हैं। अब इसमें से कोई एक सरफेस है और इसका एक छोटा सा पार्ट कटिंग किया गया है, सपोज करो उसको ds ले लेते हैं। कहता है बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा। बच्चों में इसका कोई वैल्यू अभी नहीं लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिया है, हमने ds लिया है। ये बताओ इस कौन सा प्लेन में है? जवाब है XY प्लेन में है, लेकिन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आप जानते हैं XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन एक्सिस होता है? Z। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ds इक्वल टू ds n कैप लिखते हैं। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया वेक्टर। लेकिन बच्चों चलो ds रख देता हूं। n कैप की वैल्यू क्या होगा? n कैप इज द जनरल यूनिट वेक्टर, लेकिन एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन एक्सिस की ओर होगा? z एक्सिस की ओर। और आपको पता है z एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कैप। x एक्सिस में क्या होता है? i कैप। और इधर क्या होता है? j कैप। अब बताओ n कैप की जगह पर क्या आएगा? k कैप मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो इसको 1 कर देता हूं। मान लो इस एलिमेंट्री एरिया का वैल्यू हम ले लेता हूं 0.4 मीटर स्क्वायर। अब कहता है इसका बताओ एरिया वेक्टर। बोलो बच्चों, वेक्टर ds इक्वल टू ds n कैप जानते हो? ds की वैल्यू बताओ 0.4। n कैप के जगह पर कौन आएगा? k कैप। तो यहां डाल दो k कैप मीटर स्क्वायर। कैसे एरिया वेक्टर निकाला जा रहा है आप देखते रहिएगा। सपोज करो इस XZ प्लेन में कोई सरफेस है और इसकी एलिमेंट्री एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू पूरा सरफेस के एरिया नहीं है, एलिमेंट्री एरिया। अब कहता है बताओ एरिया वेक्टर। हमारे पास फॉर्मूला वेक्टर ds इक्वल टू ds n कैप। इतना ही हम जानते हैं। ds के वैल्यू बताओ 0.8, n कैप आने यूनिट वेक्टर। तो आप बताइए कौन प्लेन में है? आप कहेंगे कि z प्लेन में है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? y एक्सिस। y एक्सिस में कौन यूनिट वेक्टर है? j कैप। यहां लगा दीजिए j कैप मीटर स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे कैसे निकाला था एरिया वेक्टर। आगे देखते रहिए। और चलो इसमें भी कर लेता हूं जी। एक सरफेस ले लिया, इसका छोटा सरफेस थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। चलिए यहाँ पर एक सरफेस है, इसका छोटा सा पार्ट का एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर। बोलता एरिया वेक्टर निकालो। मैं समझता हूँ पूरी तरह आप समझ रहे होंगे बात, कितना इसका होगा।
बोलिए कितना हो जाएगा? आप जानते हैं वेक्टर ds इक्वल टू ds n कैप। ds का वैल्यू बताओ 0.3। बोलो बच्चों कौन सा प्लेन में है? वाई जेड में। एरिया वेक्टर किधर जाएगा? एक्स एक्सिस की ओर। और एक्स एक्सिस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। यहां क्या लगा दोगे? आई कैप मीटर स्क्वायर। प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैं आपको एरिया वेक्टर बताने का कोशिश कर रहा था और मैं समझता हूं आप एरिया वेक्टर समझ रहे होंगे। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज द एलिमेंट्री एरिया ऑफ द सरफेस एंड हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और उसकी डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन जेड एक्सिस की ओर, वाई जेड प्लेन में है तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर, एक्स जेड प्लेन में तो डायरेक्शन वाई एक्सिस की ओर, और उसी के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर आपको पुट करना है। लेकिन नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, इतना ही नहीं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और हम चर्चा करेंगे, तब हम चलेंगे फ्लक्स की ओर। अभी फ्लक्स की काम नहीं है, पहले एरिया वेक्टर समझिए। हम आपको कुछ यहां ज्योमेट्रिकल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और वहां पर जानना चाहता हूं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। वो सब डायग्राम ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो जरा आइए उससे हम प्ले करते हैं। यहां पर एक हम डायग्राम बना रहे हैं क्यूबिकल। ये आपका एक क्यूब बन गया। सबको पता है जूनियर क्लास से, इसमें 6 फेस होगा। काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लीजिए। 1, देखिए एक ये आपका फेस हो गया ऐसे, फिर एक 2 ऐसे, फिर यहाँ पर देखिए 3 ऐसे, फिर 4, और अब देखिए 5 और 6 यहीं पर है, एक ऊपर से और एक नीचे से, 6 फेस है। अब हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जानना चाहते हैं, इसको मिटा दे रहे ताकि आप समझ पाएंगे अच्छा से। अगर मान लो यहां पर एलिमेंट्री एरिया ले लिया गया, तब इसकी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? यहां पर अगर एलिमेंट्री एरिया ले लिया गया तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा? उसी तरह यहां पर, उसी तरह यहां पर। अब कहिएगा सर एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे? यहां तो कोऑर्डिनेट डायग्राम है ही नहीं, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, यहां कैसे बताएंगे? तो केडी प्रसाद का एक ट्रिक समझिए। उस ट्रिक से आप कभी भी और कहीं भी एरिया वेक्टर डायरेक्शन बड़ा आसानी से आप पता लगा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहता हूं एक तरीका। जैसे देखिए इसमें, पहले इसमें बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बताता हूं। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, दिखाई पड़ रहा है सबको? बोलेगा इसमें अगर छोटा सा पार्ट कटिंग कर लिए तो एरिया वेक्टर किधर होगा? एक ट्रिक्स है, ऐसा पेन मारिए, ऐसा पेन मारिए कि होल हो जाना चाहिए। और अगर सरफेस होल हो रहा है तो जिस डायरेक्शन से पेन मार रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगा इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। देखो क्या ऐसा इसको होल करना, क्या ऐसे मारेंगे? ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं, देखो ऐसे ऐसे होल हो गया। अब कहिएगा सर अगर ये वाला रहेगा तो आप ही सोचिए, क्या इसको ऐसे मारेंगे? नहीं ना, इसको ऐसे मारेंगे। देखो होल हो गया कि नहीं? और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर। अब कहेगा सर इस पर जरा बताइए तो, इस पर जरा बताइए तो। देखो इसको मार रहे, क्या होल हो रहा है? होल हो रहा है? नहीं हो रहा है? होल हो रहा है, होल है। किधर से मारेंगे? ऐसे। तो यहाँ एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऊपर जाएगा। अब कहेगा सर जरा इधर बताइए तो आप खुद समझदार हैं। इसमें एरिया वेक्टर किधर निकलेगा? नीचे निकलेगा, क्योंकि ऐसे मारेंगे तो होल होगा। तो यहाँ पर वर्ड क्या आया? अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको जानना है तो आप ऐसा पेन मारिए सरफेस पर कि वहां होल हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वही डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब इस कंसेप्ट को जरा लगाइए यहाँ पर। बोलो इसमें होल करना, ऐसे मारेंगे,
एरिया वेक्टर इधर जाएगा। इसमें किधर से मारना पड़ेगा, ऐसे, एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब यहां पर देखो ऐसे, यहां पर देखो ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग एरिया वेक्टर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अभी क्यूब के केस में आप सीखे हैं, जरा एक सिलेंडर के केस में सीखिए, तो उसके बाद फ्लक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ये सिलेंडर है, दिस इज अ सर्कुलर सेक्शन, दिस इज अ सर्कुलर सेक्शन एंड दिस इज अ कर्व्ड सेक्शन। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जानना है। चलो हम कर्व्ड सेक्शन में छोटा सा पार्ट कटिंग कर लेते हैं। इसकी एरिया को ds कहेंगे। ds रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया। बताओ एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा, वही टेक्निक, ऐसा पेन मारो कि होल हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसे मारे, इस सरफेस में होल करना है, ऐसे मारना पड़ेगा, इधर से ऐसे। दैट मीन्स एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा। अब अगर इसमें जानना है तो बताओ किधर से होगा। मैं समझता हूं पूरी तरह नॉलेज में बात आ चुका होगा, इधर होगा। अब यहां पर अगर कटिंग करेंगे तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन बताओ किधर होगा। जब ये डायरेक्शन पता लगाने आपको आ जाएगा तो न्यूमेरिकल में चुटकी में बनाइएगा आप। यहां बोलो जी इधर, चलो इसमें बताओ बच्चों इधर। तो आप एरिया वेक्टर डायरेक्शन जानने का टेक्निक समझ रहे हैं। ऐसा पेन मारिए कि होल हो जाना चाहिए, वही डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर इज द एलिमेंट्री एरिया ऑफ द सरफेस हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहिएगा। अब जरा स्फीयर के केस में बात करो। चलो अगर स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर ही मान के चलो। चलो इसको फिलअप कर देता हूं ऐसे। इसकी टोटल एरिया S है। यहां से छोटा सा पार्ट कटिंग किया। बताओ बच्चों एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे शो करोगे, कैसे इंडिकेट करोगे, अंदाजा मिल गया होगा। क्या ऐसे, रियली में तो होता है ऐसे चाहे ऐसे, लेकिन ये प्रैक्टिकली दिखाना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे। बोलो अगर इधर कटिंग करेंगे तो किधर होगा बताओ तो, ऐसे। यहाँ कटिंग करेंगे तो किधर होगा बताओ तो, ऐसे। यहाँ कटिंग करेंगे तो बताओ इधर। यहाँ कटिंग करेंगे तो किधर, देखो है इधर, कलम देखते रहे इधर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन शो करेंगे। आने वाला जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन शो करना पड़ता है, तभी जाके आप इसमें कोई कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो अभी तक का जो डिस्कशन हम किए हैं वो एरिया वेक्टर से रिलेटेड किए हैं, और इस पर छोटा छोटा एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन भी आपको बनाने बताया गया था। अब इसको माइंड में सेट कीजिए, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दुनिया में आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, अभी आप एरिया वेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, और अब इस चैप्टर का सबसे सुंदर कंसेप्ट आपके सामने है, और देखता हूँ इस गरीब का बच्चा इसको कितना सुंदर एक्सप्लेन कर पाता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो है ही नहीं, कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? हालांकि इसको डिनोट हम लोग करते हैं फाई सफिक्स में ई से। ई इसलिए कि आगे हम लोग जो मैग्नेटिज्म में चलेंगे तो वहां भी पढ़ते हैं फ्लक्स, लेकिन वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। तो ई लगा देने से क्लियर कट बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा हो रहा है। और ऐसे अभी एक ही टाइप का फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो फाई से भी काम चला लेंगे, लेकिन फाई ई इसका रियल रिप्रेजेंटेशन है। मुद्दा ये है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? जो बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंसेप्ट पूरी तरह समझ जाएगा वो इस चैप्टर को अपने अकॉर्डिंग नचाएगा। लेकिन कहिएगा सर पहले बताइए तो है क्या, इसके बारे में पहले समझिए। दो तीन तरह से इसकी कंसेप्ट बनती है, लेकिन जो कंसेप्ट बच्चों के माइंड में सेट होता है वही कंसेप्ट लेके मैं चल रहा हूं। वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passes through the certain area of the surface। भाइयों बहनों, किसी सरफेस से जितना लाइन नॉर्मली लिंक्ड होता है, पास होता है, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। उस टोटल वैल्यू को, उस पूरे गुच्छा को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आइए देखता हूं क्या है। यहां पर देखिए एक सरफेस हम ले रहे हैं। ये सारे बात इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात ही नहीं होगा। इससे देखिए कुछ लाइन पास कराते हैं। कुछ लाइन पास कराया गया। हमारे पास एक प्लेट है, सीट है, मेटेलिक सीट भी हो सकता है, इंसुलेटिंग सीट भी हो सकता है। अलग अलग सीट की कंसेप्ट अलग अलग है, कोई भी सीट यहां जनरल है। अब काउंट करो इस सरफेस से कितनी लाइन पास हो रहा है। 1 2 3 4 5 लाइन तो यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, लेकिन वो हमारा प्लेट से पास नहीं हो रहा है, 5 पास हो रहा है। हम कहते हैं इस प्लेट से, देखो प्लेट लेना ही पड़ेगा, रुकिए, इस प्लेट से, देखो ऐसे रखे, इस प्लेट से 15 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है। सॉरी 15 नहीं, 5। मतलब अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, 5। अब इसी प्लेट को देखिए दूसरे तरीका से रखता हूं। फ्लक्स की कंसेप्ट आप समझते रहेंगे। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ऐसे रख देते हैं। यहां पे रख दिया है। अब देखिए लाइन पास हो रहा है। अब यहां से कितनी लाइन पास हो रहा है, 2 लाइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हुआ है, 2। आप इसको ऐसे रखे थे, पास हो रहा था। अब इसको मैंने ऐसे रख दिया, थोड़ा कम लाइन पास हो रहा है। क्या माजरा है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही प्लेट, रखने की ओरिएंटेशन को बदल दिया, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जितना लाइन किसी प्लेट से सर्टेन एरिया से पास होती है, वो टोटल लाइन को एक वर्ड में, एक गुच्छे के रूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बहुत सारे अंगूर का एक गुच्छा होता है। एक अंगूर को एक गुच्छा बोलोगे क्या, बहुत सारे अंगूर है तो उसको एक गुच्छा बोलते हैं। तो बहुत सारे लाइन जब पास होता है, उसके पूरे गुच्छे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अभी मैंने क्या दिखाया, फील्ड सेम रखा, प्लेट सेम रखा, बड़ा छोटा बना, माइंड मत करना, ओरिएंटेशन को बदल दिया। अब मैं आपको आगे कुछ और दिखाना चाहता हूं। इस प्लेट को आपने देखा, कुछ और प्लेट आप देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा फ्लक्स होता क्या है। जैसे यहां पर एक स्फीयर ले लेते हैं, यहां पर चार्ज हम प्लस क्यू ले लेते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये भी कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, लेकिन मैं यहां पर प्लेट का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे। अब देखते हैं फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो ये फील्ड क्रिएट किया और इससे लाइन निकल रहा है सभी डायरेक्शन में। थोड़ा काउंट कर लेता हूं, समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करने में गलती होगा, माफ करना, 9 होगा। बच्चों मैं अब एक काम करना चाहता हूं, सेम सॉलिड स्फीयर को रहने देता हूं, लेकिन चार्ज को हम यहां पर 2q कर देता हूं। तो मुझे एक लाइन बताओ, जब चार्ज हम डबल कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या वीक? कहेंगे स्ट्रांग। क्या अब वहां से वही लाइन पास होगा? अब लाइन डबल हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
क्या मैं प्लेट का एरिया को चेंज किया? क्या मैं प्लेट के ओरिएंटेशन को चेंज किया? मैंने दोनों काम नहीं किया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज किया, फ्लक्स की वैल्यू बदल गई। बच्चों, आपने क्या देखा? प्लेट का ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। दैट मीन्स फ्लक्स डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये लाइन इमेजिनरी है, सबको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी होता है, इसे हम काउंटिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि खुली आंखों से दिखता नहीं है। ये मत सोचना बंद आंख से दिख जाएगा। जब इसे देख ही नहीं पाएंगे तो इसे काउंट कैसे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन उठता है, हाउ कैन मेजर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आइए जरा उसके फॉर्मूला पे हम बात करना चाहते हैं। फ्लक्स की कैसे मेजरमेंट हो सकती है? क्योंकि ये लाइन को हम देख नहीं पा रहे हैं, इनविजिबल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो आपको समझाने के लिए मैंने काउंट करके दिखा दिया। तो फ्लक्स को काउंट करने का तरीका क्या है वो जरा समझिए, कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला आने के बाद फ्लक्स पे और एनालिसिस मैं करके दिखाता हूं। सपोज करो यहां पर एक सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी छोटा सा पार्ट हम ले लेते हूं, इसका एरिया ds है। एरिया वेक्टर हमेशा होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए दिखा दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, दोनों बीच में एंगल थीटा बन रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं छोटे एरिया से कैसे निकाल सकते हैं फ्लक्स, फिर जानेंगे पूरा एरिया से कैसे निकालेंगे फ्लक्स। अच्छा ये बताओ, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, छोटा एरिया से निकालना चाहते हो तो फ्लक्स का वैल्यू कम जाएगा, तो उसको डी फाई कहेंगे। मैं कुछ लाइन दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन लाइन दिखता नहीं है। तो फ्लक्स इज मेजर्ड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds। अच्छा ये बताओ, अभी फ्लक्स कहां से निकाल रहा हूं? क्या पूरा सरफेस से? बिल्कुल ही नहीं। कहां से? स्मॉल एरिया। वो स्मॉल एरिया कितना है? ds। कहिएगा सर अगर पूरा से निकालना चाहेंगे तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? a ds cos थीटा। बेसिक बात है, आप जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b दैट इज इक्वल टू ab cos थीटा। मैं जो बोला वो ये बोला, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा। उसी पर इसको सेट किए। यहां देखो, मैं अभी जो लॉजिकल एनालिसिस कर रहे थे उसको मैथमेटिकली वेरीफाई करो। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट। ओरिएंटेशन मीन्स एंगल, कितना एंगल पे प्लेट को आप रख पा रहे हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। हम अभी और आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन गहराई सुनते चलिए और समझते चलिए। यहां से बनाओगे तो इसको यूज करना, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। आप जानते हैं लेकिन बता रहा हूं। आप ये भी जानते हो, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0। जान रहे लेकिन बताना पड़ रहा है, क्या करें। सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, आप जानते हैं। अब जरा आप देखते रहिएगा, ये तो फ्लक्स निकाले स्मॉल एरिया से, अगर पूरा से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। फॉर होल सरफेस लगा दो इंटीग्रेशन, यहां पर a ds cos थीटा, इसको गोल करो। थीटा का वैल्यू कैसे चेंज होगा वो देखो, डी फाई का बताओ, फाई ई बाहर करो, ds। ये बताओ, एक राउंड का जब एंगल लेते हो बच्चों, एंगल कितना बन जाता है? 360। ये हो जाएगा e और ds का वैल्यू s, इसका वैल्यू 1, फाई बराबर e इंटू एस। व्हाट इज दिस? हमारे पास 3 फार्मूला है। इसका क्या मतलब है? हम यहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, स्मॉल एरिया के लिए। यहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, स्मॉल एरिया के लिए। लेकिन कैसे लगाएंगे ये, कैसे लगाएंगे ये, कैसे समझेंगे भाई? जब एंगल गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोलता है एंगल गिवन रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे।
और अगर इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में है तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में ला के दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। अच्छा, मजेदार बात है, इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या विडंबना है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेगा जहां दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर बन जाता है। जैसे आप देखिए, वर्ग निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ए भी वेक्टर और ये हो गया स्केलर। पावर निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, पावर हमारा स्केलर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। कभी कभी देखते हैं ना, दो ताकतवर है, उनके बच्चा थोड़ा कमजोर निकल जाता है, एक्सेप्शनल है। चलो भाई, मजाक की बात था। तो फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। जरा छोटी सी बात करो यूनिट वगैरह का। चलो ऐसा यूनिट बनाता हूँ। देखो जी, इंटेंसिटी क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट बना लो, इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर कट गया तो हो गया वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखना, ये भी यूनिट चलता है और ये भी चलता है, ये बेसिक बात भी लेके चलना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला बना लो जी फ्लक्स का। चलो डायमेंशनल फार्मूला, इंटेंसिटी कैसे बनेगा वही देख लीजिए आप। एफ बाई क्यू लिखते हो या एस बना लो। फोर्स का कितना होता है, एम एल टी पर पावर माइनस 2। एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। चार्ज क्या होगा, आई टी। यहाँ एम एल क्यू हो जाएगा, अब टी का पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा ना जी, और आई का पावर माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला है। आप कहेंगे सर हर क्वांटिटी का आप यूनिट बताते हैं, ऐसा यूनिट, हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या मतलब है। एक क्वेश्चन हमेशा दोनों बोर्ड में यूनिट और डायमेंशन से पूछा जाता है, इसलिए अपना ड्यूटी को मैं पूरा करते रहता हूँ। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, पूरी कंसंट्रेशन से आप देखते रहे। चलिए हम इस फार्मूला को जरा एनालिसिस करता हूँ, किस केस में फ्लक्स निकल सकता है और किस केस में फ्लक्स नहीं निकल सकता है, मैथमेटिकली और फिर लॉजिकली स्पेशल केस करता हूं। मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। बच्चों एक बात समझिए, थीटा किसके बीच का, गौर से सुन लो, इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा लेना है। लेकिन आपको चकमा देने के लिए एक वर्ड प्लेन का भी चर्चा करना पड़ता है, क्वेश्चन में उसकी भी डिस्कशन रहता है। हल्का सा दिखाना चाहता हूं, तब वहां चलेंगे। देखो ये 3 है ना, ये ब्लैक है, ये ब्लू है और ये पेन आप देख पा रहे हो। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी एक को मान लीजिए प्लेन, किसी एक को मान लो एरिया वेक्टर और एक को मान लो इंटेंसिटी। तो प्लेन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, प्लेन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। चलो इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया पूरी तरह से। और एरिया वेक्टर हमेशा होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसको खड़ा कर दिया। भूलना नहीं, इसका नाम क्या रखे हैं, प्लेन। देखो हॉरिजॉन्टल रख भी दिए हैं। इसका नाम क्या रखे, एरिया वेक्टर। देख पा रहे हो। तो बच्चों प्लेन और एरिया वेक्टर बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90। देख पा रहे हैं ना। अब यहां पर लाता हूं इंटेंसिटी, पूछ लेता हूं ये क्या है, प्लेन। ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये क्या है, इंटेंसिटी। एंगल किसके बीच का लेंगे, इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का। कई एक दफ़ा क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, इंटेंसिटी और प्लेन के बीच का एंगल दिया हो रहेगा ये वाला। ये मान लो 30 है तो ये कितना होगा, 60। एक दफ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो रहेगा, यहाँ पर एंगल है तो समस्या नहीं है। अच्छा मान लो इंटेंसिटी को हम कर दिया प्लेन के पैरेलल, तो इंटेंसिटी हो गया प्लेन के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90। अब इंटेंसिटी कर देते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जब फ्लक्स निकालोगे तो बच्चे सोचते हो ओ परपेंडिकुलर हो गया ना, एंगल हो जाएगा 90। बिल्कुल ही नहीं, एंगल लेना है इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का, ये वाला। देखो ये वाला 0 डिग्री, ये समझना होगा आपको। फिलहाल आगे देखते रहिए, अभी इस पर काम जारी है। थीटा हम 0 ले लिए, इसकी डायग्राम बनाता हूं। ये एरिया वेक्टर फिक्स है,
इधर इंटेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि देख लो ये ऐसे गया। अब यहाँ पर फ्लक्स निकालो, छोटा सा पार्ट से फ्लक्स निकल रहा है। ई डी एस cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू बोलो 1 तो होता है लेकिन मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है, यानी इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो उस छोटे से पार्ट से फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा। और देखिए when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वो डायग्राम जरा देखो आप। एरिया वेक्टर डायरेक्शन आप बदल नहीं सकते, वो फिक्स है, क्योंकि आपने एज्यूम किया है। इधर इंटेंसिटी एंगल बोलो 90 डिग्री, फ्लक्स निकालो ई डी एस cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। मैंने क्या बोला था, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट। हम एंगल चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स पॉजिटिव भी आया, फ्लक्स 0 भी आया। एक और देख लो मुन्ना, इधर मिटा रहा हूं जी, ए साइड मिटा रहा हूं। यहां देखो बच्चों, चलो एरिया वेक्टर तो फिक्स है, इंटेंसिटी इधर मान लो, एंगल बताओ 180। अब हम यहां फ्लक्स निकालना चाहते हैं, बोलो प्यारे भाइयों बहनों, ये माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हुआ ये बताओ तुम लोग, बताओ। cos 180 वैल्यू क्या होता है -1। ये फ्लक्स किस में आ गया, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। व्हाट मीन्स दिस, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है बच्चों वो समझो, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है वो समझो, फिर 0 मतलब भी समझ लेना। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है भाइयों बहनों, ध्यान लगाना, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है, ऐसे रखता हूं, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है लाइन बाहर निकलना। आउटवर्ड फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। ये सब पॉइंट माइंड में सेट करो। आउटवर्ड फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, और अगर नेगेटिव आया तो फ्लक्स डाउनवर्ड आ रहा है, सरफेस के अंदर आ रहा है। इसको ऐसे दिखाता हूं, इधर कहां जाएगा, ऐसे दिखाता हूं, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। ये सरफेस है, सरफेस से बाहर गया तो पॉजिटिव फ्लक्स, और सरफेस के अंदर आया तो नेगेटिव फ्लक्स। और 0 है तो इसके 2 मीनिंग, या तो फ्लक्स नहीं बाहर निकल रहा है ना तो अंदर आ रहा है, या जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतने फ्लक्स अंदर आ रहा है। देखिए कैसे, एक डायग्राम जरा समझिए आप बच्चों, बताना जरा आप लोग। ये लाइन अंदर ला रहा हूं, इस फ्लक्स को हम φ1 कह रहे हैं, बोलो पॉजिटिव पकड़ेगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस कर देता समझने के लिए आपको। और अब देखिए फ्लक्स को बाहर निकाल रहा हूं सरफेस से, सरफेस से बाहर, बोलो इसको क्या पकड़ोगे, पॉजिटिव। φ2 बोल देता हूं, प्लस दे देना। तो नेगेटिव फ्लक्स मीन्स लाइन इंसर्ट इनटू द सरफेस, पॉजिटिव फ्लक्स मीन लाइन गो आउट फ्रॉम द सरफेस, लाइन गो आउट फ्रॉम द सरफेस। 0 मतलब 2 चीज, या तो जितना आ रहा है उतने बाहर जा रहा है, या तो न तो आ रहा है न तो जा रहा है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी भिखारी, इसका क्या मतलब है, पति पत्नी है दोनों भिखारी है, इसका क्या मतलब है, या तो दोनों कोढ़िया होगा, या एगो कमाता होगा दूसरा लुटाता होगा, तो बैलेंस क्या बच रहा है, 0। तो ठीक उसी तरह अंदाज लगाओ, यहां पर फ्लक्स आ रहा है और उतनी फ्लक्स जा रहा है तो नेट फ्लक्स 0, या तो ना तो आ रहा ना तो जा रहा है। अब मैं आपको लॉजिकली दिखाता हूं कहां से फ्लक्स निकलेगा और कहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये सब पॉइंट माइंड में रखिए तो सारा न्यूमेरिकल आपके चरणों में आगे बनेगा बच्चों। मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं जो ज़्यादा एनसीईआरटी यूज़ किया है। एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस सिलेंडर पे किया है, क्यूब पे किया है, स्फीयर पे किया है। तो मैं दिखाता हूं लॉजिकली, कब समझेंगे कहां से फ्लक्स निकलेगा। एक यहां कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, जरा ध्यान लगाना बच्चों। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे वो टेक्निक पहले समझ लो। एक क्यूब बना रहे हैं,
क्वेश्चन में क्या रहा है, मैं क्वेश्चन को डील नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन डील करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या रहा है, ई वाई 0 है, ई जेड 0 है, लेकिन ई एक्स का कुछ वैल्यू है और वो भी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर है बच्चों, कहां कहां से फ्लक्स निकल सकता है पहले सोच लीजिए आप, कौन फेस से निकलेगा कौन फेस से नहीं निकलेगा। जैसे इस फेस की बात करो, एरिया वेक्टर इधर, प्यारे भाइयों बहनों इसको सिर्फ ई लिखता हूं, प्यारे भाइयों बहनों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी इस सरफेस से इस फेस से फ्लक्स निकलेगा। जरा यहां पर आ जाओ, एरिया वेक्टर किधर हुआ, डाउनवर्ड। एरिया देखो पिन से समझना, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड और इंटेंसिटी एक्स एक्सिस की ओर, एंगल कितना बना 90, यहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा। इस पर आ जाओ, एरिया वेक्टर अपवर्ड, इंटेंसिटी तो फिक्स है, क्वेश्चन में कह रहा है अलोंग एक्स एक्सिस है, इंटेंसिटी इधर, एरिया वेक्टर इधर, बताओ कितना एंगल बन रहा है 90, इस फेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। वही कहानी बीच वाला दोनों से है। यहां पर आ जाओ, एरिया वेक्टर इधर, बच्चों एरिया वेक्टर इधर, इसको जनरली लेफ्ट फेस और इसको राइट फेस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही दोनों फेस पर टिका हुआ रहता है। अब बताओ एरिया वेक्टर इधर, इंटेंसिटी इधर, डायरेक्शन अपोजिट की सेम, अपोजिट, तो बताओ एंगल कितना बनेगा 180। यहां से फ्लक्स निकलेगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो भाइयों बहनों कहां से फ्लक्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा वो देख पाइए। इस क्यूब वाले पे कम से कम एनसीईआरटी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड मिला करके 8-10 क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके पास है तो न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे और देखते रहिए, जरा सिलेंडर से खेलता हूँ, इसको कहते हैं कंसेप्ट से खेलना। और जब ये सीखोगे तभी आप माइंड मास्टर बनोगे। एक सिलेंडर बनाता हूँ, ये सिलेंडर का एक्सिस है, क्वेश्चन में क्या देगा इंटेंसिटी किधर है, इंटेंसिटी मान लो इधर ही है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, तो सिलेंडर के कौन पार्ट से फ्लक्स निकलेगा वो समझिए। यहां से देखो एक कर्व्ड वाला सरफेस से एरिया वेक्टर नीचे आ गया, इंटेंसिटी इधर चला गया, बोलो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहां से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा 0। बच्चों अगर बता देगा इंटेंसिटी है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस से कर्व्ड फेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। यहां देख लो एरिया वेक्टर ऊपर, इंटेंसिटी इधर, एंगल कितना बनेगा, लाइन नीचे भी ला सकते हो, एंगल कितना बने 90, और इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा, इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा। यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर देख लो सर्कुलर सेक्शन में न्यूमेरिकल बनाने के पहले कंसेप्ट क्या होता है वो सीखिए आप। एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इंटेंसिटी इधर जाएगा, बताओ डायरेक्शन क्या है सेम, फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये सेक्शन में आ जाओ, एरिया वेक्टर इधर, इंटेंसिटी उधर, फ्लक्स निकलेगा। तो अब क्या राइटर क्या करता है, इस कंसेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल डाल देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता है और आपसे कैलकुलेशन का डिमांड करता है। तो अगर कंसेप्ट का मास्टर आप हैं तो फिजिक्स आपका है। अब जरा इसको एक और, ये हुआ मैथमेटिकली और फिर इसको दिखा रहा लॉजिकली, अब दिखा रहे हैं अनारकली। वो देखिए कैसे, आपने यहाँ देखा ना कर्व से फ्लक्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहाँ पर नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है निकल रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसे कर देंगे वो भी समझ लिया तो देख लीजिएगा आप। अनारकली दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है और कह रहा है इंटेंसिटी इधर है, तो आप देखिए कहाँ से फ्लक्स निकलेगा। क्वेश्चन में इंटेंसिटी डायरेक्शन बहुत कुछ बताता है। यहाँ पर सरफेस ले लिया आप, बोलो डायरेक्शन इधर, बताओ बच्चों बताओ क्या कर्व सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम। यहाँ से बताओ बच्चों, ये इधर इंटेंसिटी उधर, एंगल बन रहा है कि नहीं 180, निकलेगा ना, निकलेगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, इंटेंसिटी देखो इधर है, बार बार समझने की कोशिश करो, एरिया वेक्टर ऊपर,
एंगल बताओ बच्चों 90 डिग्री, क्या फ्लक्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। इंटेंसिटी इधर है बच्चों, देखो बार बार लाइन खींच रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, समझते रहिए। एरिया वेक्टर बताओ, नीचे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और जब 90 बनता है तो cos 90 वैल्यू क्या होता है? 0, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूला से चलना है बार बार, ई डी एस cos 90। तो कहाँ से cos थीटा, कहाँ से फ्लक्स निकलेगा और कहाँ से नहीं निकलेगा, मैं ये पहले आपको बता रहा था। आइए ज़रा अनारकली देख लीजिए आप, फिर टॉपिक को लास्ट करता हूँ। आज मैं कंसेप्ट डील कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल इस पर आएगा। बच्चों इसको ग्लूकोन डी का पाउडर समझ लीजिए, इसे सिलेंडर जैसा समझने का कोशिश कीजिए, परफेक्ट सिलेंडर तो नहीं है ये। ग्लूकोन डी का पाउडर का डब्बा समझ लो। आज गर्मी का दिन है, देखता पसीना भी चल रहा है, तो कम करने का वही तरीका है, ग्लूकोन डी रोज पियो। हम देखना चाहते हैं हमारा ये लॉजिक इसमें कितना सेटिस्फाइड हो रहा है। इस केस वाला मैं बात कर रहा हूं, इस केस वाला, जहां जहां से पाउडर गिरेगा वहां वहां से फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स मीन्स क्या? टू फ्लो, भरल है, 1 by 1 सोचना। चलो इसको देखो कैसे मार रहे, देखते रहिएगा आप लोग। मार रहे भाई, बोलो, कलम हटाएंगे गिरेगा नहीं? भर भरा जाएगा, गिरेगा कि नहीं? भर भरा जाएगा, मतलब इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। तो इस केस में यहाँ से फ्लक्स निकलना है। इसको बंद कर दो, देखो बंद कर दिया, समझ ना भाई। अब इधर मार रहा है, इधर, अरे हिल रहा है, इधर, बोलो फ्लक्स निकलेगा कि नहीं? भर भरा जाएगा, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। इसको भी बंद कर दिया, ठीक है, दोनों बंद हो गया। पाउडर भरा हुआ है, अब यहाँ से मार रहा हो बच्चों, बताओ क्या पाउडर ऊपर निकलेगा? छर मारेगा? बिल्कुल नहीं। अब कहेगा सर, केडी सर आप फंस गए आप, क्योंकि आपको लॉजिक कहता है यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या होगा। इतना बेवकूफ समझा है, इतने बंद कर दिए और इसको पलट दिए, और अब देखो इसको मार रहे हैं, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो आप समझ रहे हैं, आज के लेक्चर हम मुख्य रूप से टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों देखो, पढ़ने का क्या तरीका है वो जरा समझ लीजिए। आप डायरेक्ट अगर कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप एक न्यूमेरिकल बना लिए, बन भी गया मान लो, लेकिन उससे आपको काम नहीं चलने वाला है। जब तक पूरी कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो कभी भी फंस सकते हो। इसलिए किसी भी टॉपिक को डीप में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसकी पूरी कंसेप्ट को मत दीजिए। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, तब ना क्रीम बनता है। आज मैंने वही काम किया है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसेप्ट में आपके सामने प्रेजेंट्स करने की कोशिश किया। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। आपके दुलार और प्यार के कारण आपका चैनल बहुत ही फेमस होते जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आप इसको मुकाम तक पहुँचाइए दीजिएगा, मुझे पता है। तो मैं वादा करता हूँ मैं भी आपको मुकाम तक पहुँचा ही दूंगा। इसलिए बच्चों आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, और थोड़ा जब कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो उससे भी थोड़ा सेफ रहें, लेकिन स्टडी पर विशेष ध्यान रखें। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरा चेहरा को देख पा रहे होंगे किस पोजीशन में आ गए हैं टॉपिक को डिलीवर करते करते। अगला जो वीडियो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कहिएगा सर आपका तो हर वीडियो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन अगला वीडियो क्या होगा, इन सारे कंसेप्ट पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जे मेंस का, नीट का और बोर्ड का, एनसीईआरटी को विशेष ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए बच्चों आज हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं। अब अगला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।